स्टडी IQ की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती विशेष। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के आधुनिक भारत का इतिहास खंड और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के नैतिक विचारक और दार्शनिक खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मनुष्य केवल अपने विचारों की देन है। वह जो सोचता है बन जाता है। मानवता की महानता मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में है। महात्मा गांधी की ये लाइनें बताती हैं कि वे एक ऐसे रहस्यमयी शख्सियत वाले व्यक्ति थे जिन्हें समझना बेहद मुश्किल था। वे लीक से हटकर सोचते थे। वे अवधारणाओं और श्रेणियों के खुले विचारों वाले सौम्य पाठक थे। इस संबंध में उन्होंने सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों के बीच अपना स्थान बनाया था। न्यायपूर्ण और सच्ची राजनीति के बारे में उनकी धारणा थी कि सबसे कमजोर को भी सबसे मजबूत के समान अवसर मिलना चाहिए। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता तो थे ही, इसके साथ ही वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक भी थे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अहिंसा का उपदेश दिया बल्कि उसका अभ्यास भी किया और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया, जिनमें अमेरिका के अहिंसा के दूत मार्टिन लूथर किंग भी शामिल थे। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के अपने इस ऑडिटोरियल में समझेंगे गांधी जी के विचारों और उनके दर्शन को। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे आज के गांधी जी के विचार कितने प्रासंगिक है। साथ ही चर्चा करेंगे कि उनके विचार और दूसरे विचारकों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में कितनी समानता है और उनमें क्या क्या विरोधाभास हैं। और आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात गांधी जी के विचारों और उनके दर्शन की। गांधी जी कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। उनकी सभी बातें और सभी विचार उनकी गहरी भावनाओं और सत्य का एहसास हैं। किसी भी तरह के विवाद में पड़े बिना इस बात पर सहमति जताई जा सकती है कि वो किसी विशिष्ट विचारधारा के प्रति कभी भी प्रतिबद्ध नहीं रहे। उनके विचार और लेखन आमतौर पर किसी विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप उपजी हुई भावनाएं थीं। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपने बारे में कहा था कि उन्होंने कभी भी खुद का विकास और खुद से सीखना बंद नहीं किया और इसलिए वो हमेशा सत्य के प्रयोग से सीखते रहे हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी ने समय समय पर अपने विचारों को भी संशोधित किया था, हालांकि उनका मूल सिद्धांत नहीं बदला था। गांधी जी की आध्यात्मिकता, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में गांधी जी से संबंधित किसी घटना को समझना चाहते हैं तो आपको उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को भी समझना जरूरी होगा। कई राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना था कि गांधी जी एक भविष्यवक्ता और सर्वोच्च क्षमता वाले राजनीतिज्ञ का मिश्रण थे। इसलिए उन्होंने अपने भीतर दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के पहलुओं को जोड़ लिया था। गांधी राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में मानव जाति के उत्थान का एक साधन मानते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि उनका झुकाव धार्मिक था, राजनीतिक नहीं। रोमन रोलैंड ने 1924 में लिखी गांधी जी की जीवनी में टिप्पणी की थी कि यदि लोकमान्य तिलक की मृत्यु नहीं हुई होती तो गांधी ने राजनीति की बजाय धार्मिक जीवन चुना होता। गांधी जी के लिए राजनीति ही उनका धर्म था। वो धर्म का राजनीतिकरण करने के विरोधी थे, लिहाजा वो धर्म को आध्यात्मिक बनाने के पक्ष में थे। लेकिन वो मूलतः एक सांसारिक व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी दुनिया से अलग होकर अपनी मुक्ति नहीं चाही। आपको बता दें कि गांधी जी ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखने के साथ साथ मानवता में भी विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है और सभी लोग नैतिक विकास में भी सक्षम हैं। दरअसल गांधी जी ने इन विचारधाराओं को भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन जैसे विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों से विकसित किया था। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू और जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को तो सर्वोदय कहा है, जिसका अर्थ होता है सभी का उत्थान। गांधी जी का लक्ष्य ईमानदारी और अहिंसा के मूल्यों का इस्तेमाल करके समाज और हर एक व्यक्ति को बदलना था।
इन विचारों को गांधी जी के कई अनुयायियों द्वारा आगे विकसित किया गया, जो गर्व से खुद को गांधीवादी कहते थे। जीवन में गांधीवादी सिद्धांतों का सक्रिय रूप से पालन करने वालों में विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और मार्टिन लूथर किंग जूनियर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख गांधीवादी विचारधाराओं की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख हैं सत्य और अहिंसा। इन्हें आमतौर पर गांधीवादी विचारधारा के दो प्रमुख तत्व माना जाता है। गांधी जी के लिए शब्द और कर्म में सत्य का अर्थ सापेक्ष सत्य है और उनके लिए पूर्ण सत्य है अंतिम वास्तविकता। जाहिर है कि गांधी का अंतिम सत्य ईश्वर ही है, जिसका आधार है नैतिकता यानी नैतिक कानून और संहिता। जबकि अहिंसा का अर्थ गांधी जी के लिए केवल शांति या हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि वो इसे सक्रिय प्रेम के रूप में समझते हैं, जो हर मायने में हिंसा के बिल्कुल विपरीत है। अहिंसा या प्रेम को मानव जाति का सर्वोच्च नियम माना जाता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बेहद सरल और आसान है। उदाहरण के तौर पर गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक दृष्टिकोण अपनाकर हमारा लक्ष्य पूंजीवाद को खत्म करना है, न कि पूंजीवादी को, क्योंकि हमें एक निवेशक को लोगों का ट्रस्टी मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उनका मालिक। इस तरह गांधी जी सत्य और अहिंसा के जरिए बुराई को खत्म करना चाहते थे, न कि बुराई करने वाले को। इसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था। सत्याग्रह गांधी जी का एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है। ये अवधारणा 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी द्वारा पेश की गई थी। इसका अर्थ है बुराई के प्रति एक दृढ़ लेकिन अहिंसक प्रतिरोध। सत्य का सर्वोच्च विचार स्वाभाविक रूप से सत्याग्रह की गांधीवादी विचारधारा की ओर ले जाता है। गांधी जी ने पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभाव वाले कानून के जवाब में सत्याग्रह की कल्पना की थी। फिर भारत से अंग्रेजों के चले जाने तक उपवास और आर्थिक बहिष्कार को सत्याग्रह की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। गांधीवादी दर्शन का एक और सिद्धांत है सर्वोदय, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार गांधी जी ने अपने राजनीतिक दर्शन के मकसद का वर्णन करने के लिए 1908 में जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में किया था। बाद में गांधीवादियों ने इस सिद्धांत को आजादी के बाद के भारत में सामाजिक आंदोलन के उपनाम के रूप में अपनाया, जिसने ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि आत्मनिर्णय और समानता भारतीय समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। उसी तरह अगर स्वदेशी की बात करें तो इसका इस्तेमाल गांधी जी ने देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किया था। बहरहाल स्वदेशी का पाठ पढ़ाकर गांधी जी लोगों को आर्थिक संकट से निजात दिलाना चाहते थे। गांधी जी ने दावा किया कि चरखे को आर्थिक संकट के मुद्दे को सबसे तार्किक, सीधा, किफायती और पेशेवर तरीके से संबोधित करने में सक्षम होने का गौरव हासिल है। जाहिर है गांधी जी ने चरखे को स्वदेशी का पर्याय माना था। इसके अलावा गांधी जी के मुताबिक चरखा देश की संपत्ति और आजादी दोनों का प्रतीक है। ये व्यावसायिक संघर्ष के बजाय व्यावसायिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला सिद्धांत जो गांधी जी ने दिया वो था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये सिद्धांत गांधीवादी अर्थशास्त्र का एक प्रमुख घटक है। ये विचार गांधी जी ने अंग्रेजी कानून से लिया था। ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक होने की बजाय सिर्फ एक ट्रस्टी है और ऐसी सभी चीजों का इस्तेमाल समाज के व्यापक हित के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें अंततः खुद का कल्याण भी शामिल है। इस प्रणाली में भौतिक संपत्ति किसी के स्टेटस सिंबल के रूप में काम नहीं करती, बल्कि हमारे आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाती है। गांधी जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है तो वो केवल उसका ट्रस्टी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं या नहीं। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि गांधी जी के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। बेशक गांधी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा 20वीं और 21वीं सदी के खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आर्क बिशप डेसमंड टूटू, विक्लाव हवेल और पोप फ्रांसिस जैसे महान परिवर्तनकारी नेताओं के साथ हैं। ट्रांस ऐतिहासिक और ट्रांस जियोग्राफिकल प्रभाव वाले एक वैश्विक विचारक के रूप में गांधी एक नैतिक और राजनीतिक नेता थे जो लीग से हटकर सोचते थे। फिलहाल जो वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि दुनिया में नैतिक नेतृत्व की कमी है, और इसी नैतिक नेतृत्व की कमी को पूरा करने के लिए
गांधी जी जैसे नेताओं के विचार हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो गांधी जी के सिद्धांत आदर्शों की अभिव्यक्ति है। समावेशी विकास का दर्शन ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए मौलिक है। यूएन से लेकर भारत सरकार तक सभी देश समावेशी विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और ये समावेशी विकास ही है जो अंतिम व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा गांधी जी बड़े पैमाने पर उत्पादक के बजाय जनता द्वारा उत्पादन में विश्वास करते थे, जो औद्योगिक क्रांति की एक विशिष्ट विशेषता थी। और फिलहाल स्टार्टअप की अवधारणा भी यहीं से आई है। दरअसल फिलहाल देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या देखी जा रही है। बहरहाल इस समस्या से समाधान गांधी जी के सिद्धांतों में खोजे जा सकते हैं। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से जूझ रही है और ये समस्या कोई अपने आप पैदा नहीं हुई है, बल्कि मानव के लालच और प्रकृति के अंधाधुंध दोहन से इस भयंकर पर्यावरणीय समस्या को हम झेल रहे हैं। जबकि गांधी जी ने देश को अप्रतिबंधित उद्योगवाद और मानवीय लालच के लिए प्रकृति के दोहन के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति मनुष्य की हर जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन लालच को नहीं। और ये सच भी है। मनुष्य ने अपने लालच को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा है, वनों को जलाया है और पहाड़ों को भी छलनी कर दिया है। बहरहाल गांधीवादी पर्यावरणवाद का पालन न करने के परिणाम गंभीर पर्यावरणीय क्षति और गैर टिकाऊ विकास है। प्रशासनिक समस्याओं से निपटने में भी गांधी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के तौर पर गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह के मूल्यों का अनुकरण करके कश्मीर, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्रोह के मुद्दों जैसी अंदरूनी मामलों को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है। इसके अलावा लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन गांधी जी कभी इसकी अनुमति नहीं देते। यहां तक कि वो अपने आंदोलनों में हिंसा को कभी स्थान नहीं देते थे। भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है और ये इस तथ्य में भी देखा जा सकता है कि सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ने पर भी भारत शुरू में आक्रामकता नहीं दिखाता। यहां तक कि भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और ये नीतियां कोई अपने आप विकसित नहीं हुई हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति के प्रमुख तत्वों में से एक हैं। और गांधी जी ने भी हमें यही संदेश दिया कि सभी का कल्याण आपस में शांति और सह अस्तित्व के जरिए ही हो सकता है। वर्तमान में चीन की आक्रामक नीति हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध जैसी समस्याओं के मद्देनजर ये कहने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी को याद करना हमारे लिए अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों और मानव जाति के प्रति अपनी वफादारी को याद दिलाने का एक तरीका हो सकता है। इसके बिना दुनिया के लोगों के बीच कोई एकजुटता और कोई सार्वभौमिक सद्भाव नहीं होगा। इस तरह गांधी जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो उस समय थे। लेकिन गांधी जी के विचार दूसरे विचारकों से कितने मिलते हैं और इनमें क्या विरोधाभास है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं गांधी और अंबेडकर के विचारों के बारे में। गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य वास्तुकार थे, जबकि भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। दोनों नेताओं ने भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कई क्षेत्रों में अलग अलग विचार होने के बावजूद दोनों में कई समानताएं थीं। गांधी और अंबेडकर दोनों व्यक्ति के परिवर्तन, एकीकरण और सुधार की इच्छा को पूरा करने के लिए शिक्षा के विचार में विश्वास रखते थे। ये दोनों धर्म की आजादी, स्वतंत्र नागरिकता आदि में विश्वास करते थे। साथ ही दोनों धर्म को सामाजिक सुधार और परिवर्तन के एजेंट के रूप में मानते थे। इसके अलावा दोनों ही राज्य के सीमित संप्रभु शक्ति और सरकार के सीमित अधिकारों में भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लोगों को ही सर्वोच्च संप्रभु होना चाहिए। वास्तव में गांधी जी का तो ये मानना था कि कम से कम शासन ही सर्वोत्तम शासन होता है। गांधी और अंबेडकर दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन अंबेडकर के लिए अहिंसा का इस्तेमाल गांधी की अहिंसा की अवधारणा से अलग है। गांधी जी के लिए ये हर स्थिति में अहिंसक रहना है, लेकिन अंबेडकर जरूरी होने पर सापेक्ष हिंसा में विश्वास करते थे। समानताओं के बावजूद दोनों के बीच विरोधाभास भी कम नहीं थे। गांधी और अंबेडकर दोनों लोकतंत्र को सरकार की एक पद्धति के रूप में मानते थे, लेकिन उनकी विचारधारा लोकतंत्र की प्रकृति और दायरे पर भिन्न है। अंबेडकर स्वतंत्र भारत के लिए सरकार के संसदीय स्वरूप में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी के मन में सरकार के संसदीय स्वरूप के प्रति बेहद कम सम्मान था।
अपने सामाजिक कार्यकर्ता स्वभाव के कारण अंबेडकर के सिद्धांत बहुत कठोर थे, जबकि गांधी जी के पास अहिंसा के अटल सिद्धांत के अलावा विचारधारा के प्रति कोई कठोरता नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंबेडकर निचली जाति के लोगों के लिए मुखर थे और उनके अधिकारों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही अंबेडकर की राजनीति में भारतीय एकता के प्रति झुकाव कम दिखाई देता है। दूसरी ओर गांधीवादी राजनीति भारतीय एकता की ओर अधिक झुकी हुई थी। उसी तरह गांधी जी राम राज्य और ग्राम राज्य को भारत की वास्तविक स्वतंत्रता मानते थे, लेकिन अंबेडकर के लिए छुआछूत, जातिवाद आदि उस समय एक गांव की वास्तविक प्रकृति थी, जो समानता, भाईचारे और अधिकांश व्यक्तियों को आजादी से वंचित करती थी। अंबेडकर का मानना था कि ग्राम राज्य असमानता और भेदभाव पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम को जारी रखेगा। अब गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं पर गौर करें तो अपनी बिल्कुल भिन्न विचारधाराओं के बावजूद गांधी और बोस के मन में एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान था। दोनों ने राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में एक दूसरे के योगदान का सम्मान किया। गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा, वहीं बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। दोनों नेताओं ने समाजवाद को भारत में आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में देखा, भले ही थोड़े अलग तरीकों से। गांधी जी ने औद्योगिकरण से जुड़े समाजवाद के पश्चिमी स्वरूप का विरोध किया, लेकिन जयप्रकाश नारायण द्वारा समर्थित समाजवाद के प्रकार का समर्थन किया। गांधी और बोस दोनों धार्मिक व्यक्ति थे जो साम्यवाद से घृणा करते थे। दोनों ने छुआछूत का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। हालांकि वो अपने दृष्टिकोण और तरीकों के साथ साथ अपनी राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं में बेहद भिन्न थे। दरअसल बोस का मानना था कि पूर्ण स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ केवल सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जबकि गांधी दृढ़ता से अहिंसा की विचारधारा का पालन करते थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलनों का नेतृत्व किया। वहीं गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की बात करें तो दोनों ही सुशिक्षित थे और दोनों के पास ब्रिटिश उच्च शिक्षा भी थी। साथ ही गांधी नेहरू के गुरु भी थे। हालांकि वे अपनी विचारधाराओं और जीवन शैली में बेहद भिन्न थे। जब हम दोनों के दृष्टिकोण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि गांधी का दृष्टिकोण ओरिएंटल यानी प्राच्य था। वो भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित थे। दूसरी ओर नेहरू का दृष्टिकोण पश्चिमीकृत था। नेहरू पर पश्चिमी शिक्षा का बेहद बड़ा प्रभाव था और उनके विचार व्यवहारिक थे। गांधी जी का लोकतंत्र का विचार आध्यात्मिक था। उन्होंने पाखंड और भ्रष्टाचार रहित समाज की परिकल्पना की थी। उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करने का सपना देखा जहां संपत्ति और पद का कोई महत्व ना हो, और वो शारीरिक श्रम को ऐसे समाज का आधार मानते थे। जबकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उन्हें संस्थाओं पर भरोसा था। उनके लिए ऐसे लोकतंत्र का आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। गांधी जी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए कुटीर उद्योग जैसे कि हाथ से कताई, हाथ से बुनाई और खादी को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि नेहरू अपने विचारधारा के मुताबिक लोकतांत्रिक समाजवाद का पालन करते थे। वो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति में विश्वास करते थे। उसी तरह गांधी जी का मानना था कि भारत को अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि नेहरू अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध रखने और जितना संभव हो सके दुनिया की मदद करने में भरोसा करते थे। उनका मानना था कि दुनिया में भारत को ऊपर उठाने के लिए ये जरूरी है। दोस्तों, इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी एक साथ कई विचारों में समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व थे। वो अपने विचारों और सिद्धांतों पर अटूट भरोसा रखने वाले दृढ़ निश्चयी थे। गांधी जयंती के मौके पर उनके इन विचारों और सिद्धांतों को सम्मान देते हुए उन्हें जीवन में उतारना और राष्ट्र निर्माण में अपनाना ही संभवतः महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आइए अब मुख्य परीक्षा से जुड़ा एक सवाल भी नोट कर लेते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में समानता और विरोधाभास के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।